भवति भवतां च नमस्करोमि। मैं धीरेन्द्र शर्मा आज आप लोगों को संस्कृत में स्वर संधि के बारे में अवगत कराने जा रहा हूँ। स्वर संधि की परिभाषा होती है दो स्वरों के बीच होने वाली संधि को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं क्योंकि स्वर वर्ण अच वर्ण होता है। आगे देखते हैं। स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा याण स्वर संधि, पांचवा अयादि स्वर संधि, छठा प्रकृति भाव स्वर संधि, सातवां पूर्व रूप स्वर संधि और आठवां पर रूप स्वर संधि। अब एक एक करके विस्तार से हम इनके बारे में अध्ययन करें। पहला दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर संधि यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ ऋ में से कोई वर्ण हो और बाद में यही ह्रस्व या दीर्घ वर्ण हो तो क्रमशः दीर्घ अर्थात आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ ऋ एकादेश हो जाता है। इसके लिए एक सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। आइए इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हिम धन आलयः। यहाँ पहले शब्द में अंत में अ आ रहा है। हिम शब्द के अंत में अ वर्ण है और दूसरा शब्द आलय है, इसका पहला वर्ण आ है। तो आ का संयोग अ के साथ यानी अ धन आ मिलकर के आ एकादेश हो जा रहा है। धन धन अर्थी शब्द बना धनार्थी। इसमें क्या होता है, पहले खंड का शब्द धन है, धन के अंतिम वर्ण अ, दूसरे खंड का जो शब्द है अर्थी उसका पहला वर्ण अ, अर्थात अ और अ मिलकर आ एकादेश हो जाता है। उसी तरह से विद्याधन अर्थिनः। आ धन अ का एकादेश आ हो जाता है, शब्द बनता है विद्यार्थिनः। विद्याधन आलयः। आ धन आ का एकादेश आ हो जाता है, शब्द बनता है विद्यालयः। उसी प्रकार रवि धन इंद्रः। ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिल करके दीर्घ ई एकादेश हो जाता है, शब्द बनता है रविंद्रः। कवि धन ईश्वरः। यहाँ ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिल करके दीर्घ ई एकादेश हो जाता है, शब्द बनता है कवीश्वरः। देवी धन इक्षा। यहाँ दीर्घ ई और ह्रस्व ई मिल करके दीर्घ ई एकादेश हो जाता है, शब्द बनता है देवीक्षा। रजनी धन ईशः। दीर्घ ई और दीर्घ ई मिल करके दीर्घ ई एकादेश हो जाता है, शब्द बनता है रजनीशः। उसी प्रकार सुधन उक्ति। ह्रस्व उ और ह्रस्व उ मिल करके दीर्घ उ का एकादेश हो जाता है, शब्द बनता है शुक्ति। भानुधन ऊर्जा। ह्रस्व उ और दीर्घ उ का एकादेश दीर्घ उ हो जाता है, शब्द बनता है भानु ऊर्जा। वधूधन उत्सवः। यहाँ दीर्घ उ और ह्रस्व उ मिल करके दीर्घ उ एकादेश हो जाता है, शब्द बनता है वधुत्सवः। भूधन ऊर्ध्वम। यहाँ दीर्घ उ और दीर्घ उ मिल करके दीर्घ उ एकादेश हो जाता है, शब्द बनता है भूर्ध्वम।
उसी तरह से ऋकारांत में देखें, हरस्वरी और दीर्घरी मिलकर के दीर्घरी एक आदेश हो जाता है। जैसे पितृधन रिद्धि पितृधि, मातृधन ऋणम मातृणम। इस प्रकार अकह स्वर्ण दीर्घ के अनुसार आप दीर्घ स्वर संधि को भली भांति समझ गए होंगे, यह मेरा विश्वास है। आगे देखते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के लिए परिभाषा है, प्रथम पद के अंत में अ या आ हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में ह्रस्वी या दीर्घई हो तो ए ह्रस्व या दीर्घ हो तो ओ तथा री या री हो तो अर गुण एक आदेश होता है। इसमें जो सूत्र हम प्रयोग में लाते हैं वह है अदिंग गुण, अर्थात अत के स्थान पर इंग हो जाता है यदि उसकी गुण संज्ञा होती है। आइए उदाहरण से समझते हैं। गण धन ईशः, गण में अवर्ण आ रहा है अंत में और ईशः में शुरू में दीर्घई वर्ण आ रहा है, तो अ और दीर्घई मिल करके ए एक आदेश हो गया, शब्द बना गणेशः। रमाधन ईशः, यहाँ आ धन ई मिल करके ए एक आदेश हो जाता है, शब्द बनता है रमेशः। परधन उपकारः, अ और उ मिल करके ओ एक आदेश हो जाता है, शब्द बनता है परोपकारः। पुरुष धन उत्तमः, अ धन ह्रस्व उ मिल करके ओ एक आदेश हो जाता है, शब्द बनता है पुरुषोत्तमः। वर्षाधन ऋतु, यहाँ आ धन ऋ मिल करके और एक आदेश हो जाता है, शब्द बन जाता है वर्षतु। ब्रह्मा धन ऋषि, यहाँ आ धन ऋ मिल करके और एक आदेश हो जाता है, शब्द बनता है ब्रह्मर्षि। इस प्रकार गुण स्वर संधि आप समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि के लिए सूत्र होता है वृद्धि रेचि, अर्थात अत से परे एच हो तो वृद्धि एक आदेश हो जाता है। इसको इस प्रकार समझें कि पहले अ या आ हो और बाद में ए या ऐ हो, तब ऐ एवं ओ या औ हो तब औ वृद्धि एक आदेश होता है। पहले अकारांत या आकारांत उपसर्ग के अंत में आने वाला अ या आ हो और बाद में री हो तब आर वृद्धि एक आदेश हो जाता है। जैसे अद्य धन एव, यहाँ अ धन ए मिल करके ऐ एक आदेश हो रहा है, शब्द बन जाएगा अद्यैव। शा धन एव, आ धन ए मिल करके ऐ एक आदेश हो जा रहा है, शब्द बन जा रहा है शैव। देश धन ऐश्वर्यम, अ धन ऐ मिल करके ऐ एक आदेश हो जा रहा है, शब्द बनता है देश्वर्यम। रूप धन ओष्ठः, अ और ओ मिल करके औ एक आदेश हो जा रहा है, शब्द बनता है रूपोष्ठ। महाधन औषधि, आ धन औ मिल करके औ एक आदेश हो जा रहा है, शब्द बनता है महौषधि। अक्सर बोर्ड एग्जाम में ये सब उदाहरण पूछे जाते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे अपने अभ्यास पुस्तिका में, अपनी कॉपी में, और
याद भी कर लेंगे। परिभाषा यदि बढ़िया से आपको याद है, फॉर्मूला याद है, तो आपको संधि समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं, एक दूसरा उदाहरण है विद्याधन औषधि। आ धन ओ मिल करके औ एकादेश हो जाता है, शब्द बनता है विद्यौषधि। इसी प्रकार प्रधन ऋक्षति, अ और ऋ मिल करके आर एकादेश हो जाता है, शब्द बनता है प्राक्षति। उपधन ऋक्षण, अ और ऋ मिल करके आर एकादेश हो जाता है, शब्द बनता है उपाक्षण। इस प्रकार वृद्धि संधि आपको मैंने समझाया, मुझे विश्वास है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं यण स्वर संधि के बारे में। इसके लिए एक सूत्र आता है इको यणचि, अर्थात पहले ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ, ऋ या लृ हो और बाद में इनसे भिन्न, इनसे अलग, इनसे परे कोई अन्य स्वर हो, तब ह्रस्व ई दीर्घ ई को य, ह्रस्व उ दीर्घ उ को व, ऋ दीर्घ ऋ को र तथा लृ को ल यणादेश होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। यदि धन अपि, यहाँ ह्रस्व ई धन अ हुआ तो य एक आदेश हो गया, ई और अ मिल करके य एक आदेश हो जा रहा है, शब्द बनता है यद्यपि। प्रतिधन एकम, ह्रस्व ई और ए मिल करके य एक आदेश हो जा रहा है, शब्द बनता है प्रत्येकम। नदी धन अम्बुः, नद्यम्बुः। इति धन उवाच, इत्युवाच। इसी प्रकार शूधन आगतम, यहाँ ह्रस्व उ और आ मिल करके व एक आदेश हो जाता है, शब्द बनता है स्वागतम। भूधन आदि, भू में दीर्घ उ है, दीर्घ उ और आ मिल करके व एक आदेश हो जाता है, शब्द बनता है भ्वादि। गुरुधन आदेशः, गुरुवादेशः। सुधन आहा, स्वाहा। पितृधन उपदेशः, यहाँ ऋ और उ, ऋ और ह्रस्व उ मिल करके ड़ आदेश हो जाता है, शब्द बनता है पितृपदेशः। मातृधन अधिकारः, ऋ और अ मिल करके र आदेश हो जाता है, शब्द बनता है मात्राधिकारः। पितृधन आदेशः, ऋ और आ मिल करके र आदेश हो जाता है पित्रादेशः। लृ धन आकृति, लाकृति। तो इस प्रकार आप यह स्वर संधि को समझ गए होंगे। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसे निश्चित रूप से वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे और बार बार अध्ययन करेंगे, निरंतर अध्ययन करेंगे। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है आप याद कर लेंगे, आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि के लिए सूत्र होता है एचो अयवा यावः, एचो अयवा यावः। अर्थात पहले ए ओ ए अथवा अ हो तथा बाद में कोई भी स्वर हो तो ए को ए, ओ को औ, ए को आय तथा औ को आओ अयादेश होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। कवे धन ए, यहां पर ए धन ए मिल करके अ एक आदेश हो जाता है, शब्द बनता है कवये। ने धन अनम, ए धन अ मिल करके अ एक आदेश हो जाता है, शब्द बनता है नयनम। उसी प्रकार पो धन अनम, यहां क्या हुआ, ओ और
अ मिल करके औ एकादेश हुआ, शब्द बना पवनम। भो धन अति भवती। आगे देखिए, नए धन अकह, यहां अय के साथ अ स्वर आ रहा है, तो अय और अ मिल करके आय एकादेश हो जाता है, शब्द बनता है नायकः। गए धन अकह, अय धन अ मिल करके आय एकादेश हो जाता है, शब्द बनता है गायकः। अगला उदाहरण है भौ धन उकह, औ और उ, औ और हरस्व उ मिल करके आओ एकादेश हो जाता है, शब्द बनता है भावुकः। पौ धन अनः पावनः। तो इस प्रकार से अयाद स्वर संधि आपने समझ लिया। अब आगे हम देखते हैं पूर्व रूप स्वर संधि। इसके लिए सूत्र होता है एंग पदांत आदति। एंग पदांत आदति अर्थात किसी पद के अंत में रहने वाले एंग से परे यदि अत हो तो पूर्व और पर वर्णों का पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। या ऐसे समझें कि यदि पदांत में ए ओ हो और बाद में अ हो तो अ को पूर्व रूप यानी अवग्रह हो जाता है। अ को संधि करते समय ए ओ के साथ मिलाकर अ को अवग्रह पूर्व रूप चिन्ह लगा दिया जाता है। इसको उदाहरण से समझिए। वणे धन अत्र, पहले शब्द के अंत में ए है, दूसरे शब्द के शुरू में अ है, तो ए और अ मिल करके ए एकादेश हुआ, यहां शब्द बना वणे अत्र। वणे के बाद अ अवग्रह का लग गया। ग्रामे धन अपि, ग्रामे अपि। बालो धन अस्ति, बालो अस्ति। रामो धन अवदत्, रामो अवदत्। यहाँ ओ और अ मिल करके ओ एकादेश हो गया है। को धन अपि, को अपि। अब आगे देखते हैं पररूप संधि। पररूप संधि के लिए सूत्र है एंगी पररूपम, अर्थात अकार अंत वाले उपसर्ग से परे यदि एंग धातु हो तो वहां पररूप एकादेश हो जाता है। इसको इस प्रकार समझें, अ से अंत होने वाले उपसर्ग के बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाले धातु हो तो दोनों के स्थान पर पररूप अर्थात ए या ओ एकादेश हो जाता है। जैसे प्रधन एजते, प्रेजते, यहाँ अ धन ए मिलकर के ए एकादेश हो गया, यानी बाद वाले शब्द का जो शुरू का वर्ण है वह एकादेश हो जाता है। अगला उदाहरण उपधन ओसति, उपोसति। अ धन ओ, उप में अंत में अ आ रहा है, ओसति में शुरू में ओ आ रहा है, तो अ धन ओ मिलकर के ओ एकादेश हो जाता है। तो इस प्रकार से यह पररूप स्वर संधि है। कुछ विशेष बातें हैं, जैसे शकंधु आदि शब्दों में टी अर्थात अंतिम स्वर सहित अगला अंश को पररूप हो जाता है। जैसे शक धन अंधु, शकंधु। मनश धन ईशा, मनीषा। पतत धन अंजलि, पतंजलि। कुल धन अटा, कुलटा। मार्त धन अंडः, मार्तंडः। ये उदाहरण भी अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला स्वर संधि है वह है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि के लिए एक सूत्र है इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, अर्थात इत उत एत वाले द्विवचनांत पद प्रगृह्य संज्ञक होते हैं। कहने का मतलब कि किसी शब्द के द्विवचन के रूप के अंत में दीर्घई, दीर्घऊ तथा ए के आगे किसी स्वर के आने पर कोई भी संधि नहीं होती है। जैसे हरि धन एतौ, यहाँ शुरू वाले पद के अंत में दीर्घ ई है और बाद वाले पद के शुरू में ए है, तो दीर्घ ई के बाद ए आने के कारण ये दोनों शब्द अलग अलग लिखे जाएंगे, इनमें कोई संधि नहीं होगी, लिखे जाएंगे हरि
तो इस प्रकार मैंने आप सबों को दीर्घ स्वर संधि और प्रकृति भाव संधि तक स्वर संधि के जो 8 भेद हैं उसको मैंने विस्तार से समझाया। मुझे विश्वास है आप सब समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आप मेरे वीडियो को अपनों के बीच शेयर करेंगे ताकि अधिकाधिक लोगों को लाभ पहुंच सके, और मेरा निवेदन है कि इसे लाइक भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।